हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में ऑडिटिंग का एक जो क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ऑडिटिंग के क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से देखेंगे जो बीकॉम का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो किस चीज का है, ऑडिटिंग का, जो अभी हुआ था रिसेंटली मई 2024 में। ठीक है, 6 सेमेस्टर का है। आई होप आप सभी को पता है ऑडिटिंग 6 सेमेस्टर में ही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने जितने भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं सबको देखेंगे। हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स वाले। देन उसके बाद है हमारे पास 4 यूनिट्स, और हर यूनिट में कितने कितने क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस के आपके पास आंसर, जितने भी आंसर्स हैं, उस सबके सब कर लिए हैं। देखो सारे के सारे आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलती रहे। चलें स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स। इसके अंदर हमें एक्सप्लेन करने क्या, ए पार्ट के अंदर बोला है एरर ऑफ कमीशन क्या होते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया है एरर ऑफ कमीशन क्या होते हैं। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है अकाउंट्स के अंदर कई टाइप्स के एरर्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से एक ये भी होता है एरर ऑफ कमीशन, एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, और भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, सबसे पहले इसे देखते हैं एरर ऑफ कमीशन क्या होता है। देखो एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एरर, ये हमें पता है। ठीक है, इन अकाउंटिंग डेफिनेटली अकाउंट्स के अंदर एरर होते हैं। बोलता है कि ये होता कैसे है। इट इज कॉज्ड व्हेन एन अकाउंटेंट और a bookkeeper makes the debit or credit correctly, but क्या कर देता है, वो किसी और सब्सिडरी बुक्स में कर देता है। कहने का मतलब ये है कि वो अकाउंट्स में जो भी एंट्री वगैरह है वो डेबिट और क्रेडिट तो सही करता है, लेकिन क्या करता है वो किसी और सब्सिडरी बुक के अंदर कर देता है वो वाली एंट्रीज। ठीक है, देखो फिर आगे क्या बोलता है, एरर ऑफ कमीशन इज अ टाइप ऑफ क्लेरिकल एरर। बिल्कुल सही बात है, एक गलती हो जाती है एक। ठीक है, फिर बोलता है दैट हैपेंस व्हेन अ मिस्टेक इट कमिटेड बाय अ क्लर्क। जब क्लर्क से कोई गलती हो जाती है, डेफिनेटली क्लर्क से ही गलती हो रही है ना, क्योंकि क्या कर रहा है वो डेबिट क्रेडिट तो सही कर रहा है लेकिन किसी और बुक की एंट्री किसी और बुक में कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना सेकंड पार्ट क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन सेकंड है क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है हमारे पास कॉस्ट ऑडिट क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट समझते हैं सबसे पहले, बी पार्ट। कॉस्ट ऑडिट आप सभी को पता है, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट भी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, सबसे पहले एक डिटेल चेकिंग होती है। किस चीज की, कॉस्टिंग्स की। कॉस्टिंग्स मतलब जो हमारे कॉस्ट अकाउंट्स बने होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो जो टेक्निक्स हमने यूज किए हैं, जो जो हमने मेथड्स फॉलो करे गए हैं, अकाउंट्स टू वेरीफाई देयर करेक्टनेस। क्या चेक करते हैं हम उनकी ऑडिट के अंदर, करेक्टनेस चेक करते हैं, और चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं क्या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटेंसी का वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कॉस्ट ऑडिट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स अकाउंट्स। चेक करते हैं क्या प्रिस्क्राइब्ड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, कंटिन्यूइंग रेलिवेंस ऑफ सच प्रोसीजर्स। हम देखते हैं कि जो प्रोसीजर्स है वो कंटिन्यू हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, उनका रेलिवेंस है जो हमारे बुक्स में वो सही है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कॉस्ट ऑडिटिंग चेक्स क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कॉस्ट अकाउंट्स को, क्या वो एक्यूरेट भी है या नहीं, एक्चुअलिटी भी है या नहीं, ऑथेंटिकेट है या नहीं। ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देख रहे हैं, आप इसको रीड कर लेना अच्छे से। ठीक है, मैं आपको ना सारे क्वेश्चंस का क्रक्स बताता जाऊंगा, क्या क्या उनका मीनिंग है और क्या क्या जो मेन वर्ड्स हैं वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। बाकी जो इसकी पीडीएफ है वो इसकी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप आराम से बाद में रीड कर सकते हो। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आपको किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, ना आपको लिखने की जरूरत है। बस आपको क्या करना है, पीडीएफ पे टेलीग्राम चैनल पे जाना है और पीडीएफ से जल्दी जल्दी रीड कर लेना है ताकि आपको रिमाइंड रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सी पार्ट है जो क्या बोलता है, सी पार्ट बोलता है हमारा इंटरनल ऑडिट होता है क्या है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है आप सभी को पता है, कंपनी के अंदर एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है और इंटरनल ऑडिट भी होता है। एक्सटर्नल ऑडिट बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनके अंदर एक स्टैट ऑडिट भी होता है, कॉस्ट ऑडिट भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले सी पार्ट क्या बोलता है, इंटरनल ऑडिट होता है क्या है। इंटरनल ऑडिट क्या करते हैं, चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, हाउ well a company maintained operational efficiency and manage accounting processes while complying with standard rules and regulations।
क्या जो हमारी कंपनी के अंदर ऑपरेशंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, जो स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, यही सारी चीजें हमें देखनी होती है इंटरनल ऑडिट के अंदर। और जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो हमारा बाहर से भी अपॉइंट किया जा सकता है या फिर कंपनी का भी इटसेल्फ हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। कंडक्टिंग ऑडिट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंश्योर द फर्म्स आर स्ट्रिक्ट इनफ। फर्म क्या है? स्ट्रिक्ट इनफ इन फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंडामेंटल्स एंड स्ट्रिक्टिंग टू मैक्सिमाइज मैक्सिमम एक्यूरेसी रेट सो दैट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज कंसर्न। जिससे क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छी बन पाएगी। ठीक है, आगे आप रीड कर लेना, सेम यही बातें लिखी होंगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अपॉइंट करते हैं, कैसे हर करंट ईयर्स में होते हैं, ये सब बात। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पार्ट नंबर डी पे। क्या बोलता है अगला पार्ट? बोलता है हमारे पास डी। सी हमने कर लिया। डी है हमारे पास प्राइमरी वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं? आई होप आप ये तो सबको पता होगा, अगर आपने ऑडिट की जो लेक्चर्स है, मेन लेक्चर्स अगर वो देखे होंगे या फिर आपने बुक्स रीड भी मारी होगी, तो वाउचर्स का मीनिंग तो आप सभी को पता होगा, सबसे ज्यादा बेसिक है। ठीक है, देखते हैं एक बार फिर भी तसल्ली के लिए। आंसर डी। वाउचर्स आर ऑल्सो नोन एज क्या होते हैं? ऑडिट एविडेंसेस होते हैं। ठीक है, वाउचर्स क्या होते हैं? हमारे ऑडिट एविडेंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। देखो, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है हमारी, जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, क्या वो कैसी की जाती होंगी? कुछ ना कुछ तो बेस, कुछ ना कुछ तो प्रूफ होता होगा ना उन्हें रिकॉर्ड करने का। तो वही होता है हमारा बेसिस ऑफ रिटर्न प्रूफ, जिसने क्या बोलते हैं? हम वाउचर्स बोलते हैं। ठीक है, वाउचर्स इज अ पीस ऑफ पेपर। क्या है? एक पीस ऑफ पेपर दैट शोज द डिटेल्स रिलेटिंग टू द आइटम्स अपीयरिंग इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, था कुछ भी नहीं। और इसके एग्जांपल्स देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो एग्जांपल्स क्या क्या है? कैश मेमो, बिल्स, कोई सा भी बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, या फिर आपने कोई एक्सपेंस कराया उस चीज का बिल हो सकता है, इनवॉइसेस, या फिर सिमिलर अदर पेपर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आप इनको रीड कर लेना, इसके आगे भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने सेम दे दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, वाउचर्स के। चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या बोलेगा? बी आर। ये आपने 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आपने सब में पढ़ा होगा। इसका अलग से भी चैप्टर होता था 11th क्लास में, 12th क्लास में, है ना? बीआर और बीपी के नाम से, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। तो आई होप आप सभी को पता होगा बिल्स रिसीवेबल होता क्या है। फिर भी एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल्स रेफर्स टू द लीगली बाइंडिंग रिटन प्रॉमिस बाय अ डेटर। रिटन प्रॉमिस होता है किसके द्वारा? डेटर के द्वारा। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द क्रेडिटर। क्रेडिटर को एक मनी पे करने के लिए एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर। ठीक है, दिस बिल टिपिकली डॉक्यूमेंटेड होता है और रिटर्न फॉर्म में होता है। आउटलाइंस होती है, टर्म्स ऑफ पेमेंट होती है, इसके अंदर अमाउंट लिखी होती है, कब देना है ये लिखा होता है, एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट लिखा होता है अगर लेट हो जाए तो ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी होती है। ठीक है, आप सभी को पता है। एक बार लेमेंस लैंग्वेज में बता देता हूँ होता क्या है। देखो, आपने फॉर एग्जांपल किसी से सामान लिया और आपको किसी को पेमेंट करनी थी, तो पेमेंट करने के लिए आपके पास अभी पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे? एक बीआर ड्रॉ करके दे दोगे, जिससे क्या होता है कि हम बीआर हमारा एक प्रूफ होता है, जिससे हम फ्यूचर में इस डेट पर इतनी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो मुझे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये आप सभी को पता है कि बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? असेट होता है। ठीक है, क्रेडिटर के लिए क्या होता है? क्रेडिटर, सॉरी, क्या बोल रहा है? देखो पूरी लाइन एक बार रीड कर लेते हैं अच्छे से। बिल्स रिसीवेबल आर अक्सर ऑफर यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द क्रेडिटर टू द डेटर। डेफिनेटली क्रेडिटर और डेटर के लिए होते हैं क्रेडिट एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, दे रिप्रेजेंट एन असेट। ठीक है, असेट होती है किसके लिए? क्रेडिटर के लिए। एंड दे रिप्रेजेंट अ फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लोज होती है, तभी तो एसेट बोला जाता है इन्हें। चलिए देखते हैं अपना अगला पार्ट क्या बोलता है। अगला पार्ट है हमारे पास सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है भाई, पैसे इकट्ठे करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, जिनमें से एक ये भी होता होगा क्या है? सिंकिंग फंड मेथड। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको समझते हैं, इसका क्या यूज होता है और क्यों ये होता है। ठीक है, देखो सिंकिंग फंड मेथड होता क्या है? सिंकिंग फंड मेथड एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी होती है। किस चीज की? पैसे इकट्ठे करने की। टू एक्यूमुलेट फंड मेथोडोलॉजिकली। ठीक है,
फॉर द रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स के लिए। ठीक है, अगर हमें फ्यूचर में कोई असेट रिप्लेस करनी हो या फिर किसी की लॉन्ग टर्म जो डेट हमने ले रखी है उसकी रीपेमेंट करनी हो, तो उसके लिए हम पहले से ही थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहते हैं फंड्स को। इसी को बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड। मतलब किसी भी पर्पस के लिए हम पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं थोड़ा 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 थोड़ा, जिससे हम आने वाले टाइम में अपनी कोई ऑब्लिगेशन को मीट आउट कर सके या फिर किसी असेट को रिप्लेस कर सके। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व्स रेगुलर कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल, इसमें क्या होता है, रेगुलर कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो हमारा ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। ठीक है, ये रहा, मंथली भी हो सकता है, एनुअल बेसिस भी हो सकता है। दिस कॉन्ट्रीब्यूशन आर इन्वेस्टेड इन सिक्योर एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट करते हैं मैंने। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इट क्रिएट्स अ पूल ऑफ रिसोर्सेज दैट कैन बी टैप्ड इनटू व्हेन डेट ऑब्लिगेशन मैच्योर और व्हेन असेट्स नीड रिप्लेसमेंट। डेफिनेटली वही बात कर रहा है ये, हमको डेट ऑब्लिगेशन को मीट आउट करना है, फिर कोई एसेट को रिप्लेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका यही लिखा हुआ है इस पूरे के बारे में कि हमें एक पैसा इकट्ठा करना है किसी भी पर्पस, जो हमारे पास नोन पर्पस था उस चीज के लिए। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर उसको हम क्या कर सके, मीट आउट कर सके। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड होता क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं। अनक्लेम डिविडेंड, देखो अनक्लेम डिविडेंड आप सभी को पता है, जो हमारी कंपनीज होती है वो हमें डिविडेंड पे करती हैं। ठीक है, कंपनीज क्या पे करती हैं, डिविडेंड पे करती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। बट क्या होता है, जर्नली नहीं, मतलब कभी कभार होता क्या है कि कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, मान लो वो किसी मुसीबत में फंसे पड़े हैं या फिर उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो क्या कर पाते हैं, वो ना अपना जो अपना डिविडेंड है उसको कलेक्ट नहीं कर पाते, उसको क्लेम नहीं कर पाते कंपनी से। तो उसी डिविडेंड को बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसे, अनक्लेम्ड डिविडेंड। ठीक है, आगे देखते हैं। अनक्लेम्ड रेफर्स टू द डिविडेंड दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। कंपनी तो उसे डिक्लेयर कर देती है और पे करने के लिए रेडी होती है, बट हैव नॉट बीन कलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स entitled to receive them within a certain period of time। डेफिनेटली एक टाइम ऑफ फ्रेम होता है उसके लिए जिसमें आपको वो रिसीव करने होते हैं। ठीक है, when a company earns profit, it may decide to distribute a portion of those profits to the shareholders in form of dividends। ये dividends के बारे में बता रहा है। ठीक है, if shareholders fails to claim their dividend within a specified time frame, typically due to reasons like outdated contact information or oversight, या फिर these dividend became categorized, क्या बन जाती है, ये unclaimed dividend। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है हमारे पास स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन। चलिए देखते हैं स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। ये हमारे दो मार्क्स में से कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, एच पार्ट। ठीक है, स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, चलिए देखते हैं। स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन इज एन इंक्वायरी। ठीक है, स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन इज एन इंक्वायरी। आपने अगर ऑडिट में पढ़ा होगा तो दो होते हैं, एक होता है ऑडिट, एक होता है इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस, मतलब दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जो ऑडिट होता है ना, वो हमारा फ्रॉड पकड़ने के इंटेंशन से नहीं करा जाता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो हमारी किस पर्पज से की जाती है, कि कंपनी में या तो कोई फ्रॉड चल रहा है या अनइंटेंशनली कोई गलत काम चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अब। स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन इन एन इंक्वायरी और एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जनरली गवर्नमेंट अथॉरिटीज करती है, और रेगुलेटरी बॉडी इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिक लॉज और रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल सेबी हो गया या फिर आरबीआई हो गया, ये सब। These investigations are typically initiated to invest potential violation of laws। डेफिनेटली लॉज का कोई वायलेशन हुआ है या फिर कोई रेगुलेशंस का, या फिर कोई कंप्लायंस का हमने क्या नहीं किया, कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ आ रहा है, या फिर सेफ्टी में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। Statutory investigation can cover a wide range of areas, including financial misconduct, corporate governance issues, consumer protection violation, environmental concerns, workplace safety, etc। ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, जनरली इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही होता है। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट पे। आगे हमारे पास यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 में देखेंगे, चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें भी थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंस लगता रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 आ चुकी है हमारे पास, दो मार्क्स के सारे हमने क्वेश्चंस अपने कवर कर लिए। अब देखते हैं यूनिट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात करता है। सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग। हमने पूरा ऑडिट का सिलेबस पढ़ डाला, ये हमसे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग।
चलो कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे मतलब। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस होता है। अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में तो बहुत ही डिफरेंस होता है। चलो कोई नहीं, फिर भी इन्होंने पूछ लिया है तो देख लेते हैं। चलते हैं अपने यूनिट 1 पे, यूनिट 1 के क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 पे देखो। ऑडिटिंग आप सभी को पता है, ऑडिटिंग क्या होता है। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टू वेरीफाई देयर एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंप्लायंस विद रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, ऑडिटिंग में हमें यही देखना होता है कि जो जो हमने काम किया है, जो जो हम काम कर रहे हैं, वो सारा हमारा फॉलो हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी फॉलो हो रही है या नहीं, कंप्लीटनेस हमारा पूरा का पूरा है या नहीं, या फिर कंप्लाइंस हमारे सारे के सारे फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। तो इसमें हमारा क्यों करते हैं हम ये सारा चीज, क्योंकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, जो हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का, टू प्रोवाइड एश्योरेंस टू दी शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को क्या प्रोवाइड करनी है, एश्योरेंस, सच एज शेयर होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, स्टेक होल्डर्स को, सॉरी, स्टेक होल्डर्स को हमें क्या प्रोवाइड करनी होती है, एश्योरेंस की सारी चीजें सही चल रही है कंपनी में। और स्टेक होल्डर्स के अंदर कौन कौन आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, हमारे सारे के सारे सप्लायर्स वगैरह जो भी होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन। ऑडिटिंग के अंदर और भी बहुत सारे काम होते हैं। ऑडिटिंग का ये पार्ट होता है क्या, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे इन्होंने पार्ट लिख दिए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है, टेस्टिंग ट्रांजेक्शंस, इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या बताएं, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑडिटर फॉलो करता है एस्टेब्लिश ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जो हमारे एसएस बने हुए हैं, ठीक है, एंड प्रोसीजर्स टू कंडक्ट देयर एग्जामिनेशन। चलिए, दे टिपिकली इशू एंड, क्या इशू करते हैं, एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं जिसमें लिखा होता है कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस लिखी होती हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना। उन्होंने बोला था कि डिफरेंस बताइए हमें बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में। किस चीज में, बुक कीपिंग में, अकाउंटेंसी में और ऑडिटिंग में, तीनों में डिफरेंस बताइए। देखो, अकाउंटेंसी का बेसिकली मतलब आपको पता है, ठीक है, जो बुक कीपिंग है ना, वो भी हमारा अकाउंटेंसी का ही पार्ट होता है वैसे तो, बट कोई नहीं, इन्होंने डिफरेंस पूछ लिया है तो देख लेते हैं। और ऑडिटिंग तो हमारा बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग होता क्या है, चलो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। देखो, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना किसका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, और मेंटेन करना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को। इट इन्वॉल्व्स टास्क सच एज रिकॉर्डिंग सेल्स, परचेज, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बुक कीपर्स ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, बुक कीपर होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है किसको, फाइनेंशियल डाटा को, कहां से, लेजर से, जर्नल से, ठीक है, एंड अदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, दे इंश्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर एक्यूरेटली रिकॉर्डेड एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब गैप के हिसाब से क्या हो, वो सारे के सारे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हो। अकाउंटिंग जो हमने रिकॉर्ड करा है वो हमारे सारे क्या फॉलो कर रहे हो, गैप को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, बुक कीपिंग इज अ फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस एंड प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑफ द प्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेफिनेटली जो हमारी बुक कीपिंग होती है ना, बुक कीपिंग एक तरह से स्टार्टिंग है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, होता ही क्या है, हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उससे ही तो हम, वो हमारा एक तरह से सोर्स है किस चीज का, हमारे डॉक्यूमेंट्स का, मतलब डॉक्यूमेंट्स हमारे सोर्स होते हैं क्या, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जर्नल्स होती है वो हमारे लिए एक तरह से रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यही होती है बुक कीपिंग में, यही सब होता है। ठीक है, अब आते हैं अकाउंटेंसी पे, अगली नेक्स्ट। अकाउंटेंसी क्या बोलता है, देखो, अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर स्कोप है देन बुक कीपिंग। डेफिनेटली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, वाइल बुक कीपिंग फोकस ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स, अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एनालाइजिंग, interpretation, summarizing financial data to produce a financial report and to make informed business decisions. Accountants use the information complied with bookkeepers to prepare financial statements. ठीक है,
इसमें सारी की सारी यही बातें लिखी हुई हैं। इनकम स्टेटमेंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस होता है, बजटिंग, टैक्स प्लानिंग, ये सारी चीजें आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको एक एक चीज छोटी से छोटी रीड करके दिखाऊं जिससे आपका भी टाइम वेस्ट हो। वीडियो उतनी ही लंबी बन जाएगी जितना मैं आपको डीपर एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो इससे अच्छा ये है कि मैं आपको टॉपिक वाइज जो जो इसमें क्वेश्चंस गिवन है उनके अंडरस्टैंडिंग देता जाऊं। साथ साथ मैंने पीडीएफ इसीलिए तो अवेलेबल कराई है ताकि आप इसको बाद में जाके रीड आउट कर सकें। ठीक है, ऑडिटिंग का मतलब अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, तो इसको आप अच्छे से रीड आउट कर लेना। सेम टू सेम डेफिनेशन यहाँ पे कॉपी है सारा का सारा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट। और देखो मैंने एक चीज और करी है आप सभी के लिए, जैसे कि अब क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम के अंदर 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही लेंथी है। आपको उसमें से कम 7 से 8 सीट, 7 to 8 सीट्स भरनी होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लास्ट में एक समरी भी दे दो 5-6 लाइन की। ठीक है, ये तो आपको यहाँ पे मैंने पीडीएफ में लिखी है इसलिए 4 लाइन्स में आ गई। आप इसको अगर लिखने जाओगे तो ये कम से कम 6 से 7 लाइन में जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप पूरे क्वेश्चन की एक समरी दे देंगे ना एंड में, तो क्वेश्चन जो आपके आंसर की लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी और एग्जामिनर को भी चेक करते टाइम ये लगेगा हाँ कि बच्चे ने एक कंक्लूजन दिया है पूरे के पूरे सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सिस्टमैटिक पैटर्न है आंसर्स को करने का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बात करता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होता है, फिर बोलता है कि suggest a suitable systems for internal check for recording cash receipt and cash payments। वेरी गुड, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने एकदम थोड़ा टिपिकल सा पूछ लिया हमारे बीकॉम के सिलेबस के हिसाब से। डायरेक्ट हमारे बीकॉम में जनरली प्रेफर करते हैं, बट कोई बात नहीं, इन्होंने क्वेश्चन दिया है। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत हार्ड है, बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस पे आपको एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे इसमें अच्छे अच्छे। चलिए देखते हैं, एक बार रीड आउट करते हैं। देखो इंटरनल चेक आप सभी को पता है, भी हमने पढ़ा था ऊपर। इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, इंटरनल चेक। इंटरनल चेक रेफर्स टू द सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड चेक्स एस्टेब्लिश्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन टू सेफगार्ड इज इट्स असेट्स। इंश्योर करते हैं एक्यूरेसी रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डाटा, प्रमोट करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट करते हैं एरर्स, फ्रॉड्स और इरेगुलरिटीज। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। इसके बाद बोलता है जो हमने क्वेश्चन में बाद में बोल रखा था, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट इम्प्लीमेंट आर रोबस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। ठीक है, इज असेंशियल टू प्रिवेंट एरर्स, फ्रॉड्स, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ मेथड्स बता रखे हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होता क्या है, देखो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सबसे पहले सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का एकदम सिंपल मतलब ये होता है कि ऐसा ना हो कि सारे के सारे काम ही किसी एक बंदे के हाथ में दे दिए जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल, a person recording cash payments should be separated from the individual authorized to approve payments। देखो जो बंदा हमारा पर्सन है कैश रिकॉर्डिंग कर रहा है किसकी, कैश पेमेंट्स की, वो बंदा अलग होना चाहिए और जो अप्रूव कर रहा है ना पेमेंट्स को वो अलग होना चाहिए। अगर ये दोनों बंदे एक ही हुए तो क्या हो सकता है, ये अपनी पेमेंट्स को घुमा सकता है। फॉर एग्जांपल किसी जगह से पैसे आ गए तो उसने कहीं और पेमेंट अप्रूव कर दी, मतलब वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, वो पैसे को अपने साथ ही अपने आसपास से घुमाता रहेगा। ठीक है, तो अगर ये अथॉरिटी किसी एक बंदे के हाथ में नहीं होगी तो ये सही रहेगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, क्या लिखा है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स। फॉर एग्जांपल वन पर्सन माइट रिसीव कैश and record receipt while another person verifies and deposit cash into a bank। ठीक है, ये दोनों पर्सन्स क्या होने चाहिए, जनरली डिफरेंट होने चाहिए ताकि ये क्या बच सके, इसे फ्रॉड होने से बचेगा। ये था हमारा फर्स्ट जो इन्होंने हमें रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसा आप कर सकते हो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करके। सेकंड है हमारे पास ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल। ठीक है, ये भी सही है, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल से भी हमारा काम बन सकता है कि अगर हमें कोई भी पेमेंट को अगर यस करना है तो पहले हमारा मैनेजर का अप्रूवल होना चाहिए या फिर कंपनी के अंदर सीईओ का अप्रूवल होना चाहिए। तो ये सारी बातें ठीक है। ऑन कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट शुड बी ऑथराइज्ड बाय अ डेजिग्नेटेड पर्सनल बिफोर प्रोसेसिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे डेजिग्नेटेड पर्सन कौन हो सकता है, आप ही बताइए। देखो डेजिग्नेटेड हमारे यहाँ पे डेजिग्नेटेड पर्सन कौन हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारी फर्म है तो हमारी फर्म के अंदर कौन हो सकता है डेजिग्नेटेड पर्सन, सीईओ हो सकता है ना। सीईओ के साथ साथ कौन हो सकता है, सीएफओ भी हो सकता है कंपनी के अंदर अगर सीएफओ है तो ये सारे पर्सन हमारे डेजिग्नेटेड हो सकते हैं अगर हमारी पेमेंट की अमाउंट बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉर कैश रिसिप्ट ऑथराइजेशन में इन्वॉल्व वेरीफाइंग
द सोर्स ऑफ फंड एंड ensuring दे आर रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। बिल्कुल, हमें ये भी देखना है कि जो रिकॉर्ड हो रहा है वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो। ठीक है, अगला चलते हैं। थर्ड में बोल रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए। बिल्कुल, जो जो हम काम करते जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन तो ऑडिट के अंदर एक एक चीज की होती है। ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं है। आपने सुना होगा ना, डॉक्यूमेंटेशन नॉट डन ऐसे करके एक स्टोरी सी होती है, मतलब एक कोट होता है, डॉक्यूमेंटेशन नॉट डन ऐसे करके होती है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है वो। ठीक है, मतलब उनका कहने का मतलब ये होता है, अगर आपने किसी भी चीज का डॉक्यूमेंट नहीं किया तो इसका मतलब है आपने ऑडिट ही नहीं किया है उस चीज का। ठीक है, हाँ मुझे याद आ गई, वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन ऐसे करके बोलते हैं ना। तो बिग फोर्स में बोलते हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी फॉर्म्स होती हैं, तो वो सिंपल बात बोलते हैं कि वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड, मतलब जो आपने काम डॉक्यूमेंट नहीं किया उसका मतलब है आपने काम ही नहीं किया। ठीक है, तो आई होप आप ये भी याद रखेंगे, वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन। तो ठीक है, फिर इसके बाद इसमें क्या बोल रहा है ये, तो मेंटेन करने हमें डिटेल रिकॉर्ड ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स, इससे भी हम बचा सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड्स इनवॉइसेस होने चाहिए, रिसिप्ट होने चाहिए, डिपॉजिट स्लिप होनी चाहिए, पेमेंट वाउचर्स होने चाहिए। ठीक है, आप आगे इनके जो मैं एक एक पॉइंट्स पढ़ता जा रहा हूँ मीनिंग के साथ साथ, आप जो और दो दो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से रीड कर लेना, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अगला है हमारे पास फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल का मतलब क्या है, अगर हमारी फर्म के अंदर कैश वगैरह ज्यादा होता है, कैश है या फिर गोल्ड है, ये सब चीजें ज्यादा होती है, तो हमें क्या करना है, अच्छे से लॉकर वगैरह बना के रखनी है, सेफ गार्ड करना है कैश को, मिनिमाइज करना है रिस्क को। ठीक है, कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, लॉकर हो सकते हैं और कुछ सेफ बॉक्सेस हो सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या करना है, हमें टाइम टू टाइम रिकंसाइल और रिव्यू करते रहना है पेमेंट्स को, कैश को, ताकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए, सत्यम वाला केस यहाँ पर आना जाए। ठीक है, यही होता ना, वहां पे रिव्यू ही नहीं हो रहे थे हमारे पास, जो फ्रॉड हुआ था सत्यम का। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास इंटरनल ऑडिट। टाइम टू टाइम इंटरनल ऑडिट होता रहे, जिससे हमारे पास अगर कोई फ्लो है कैश के या फिर इंटरनल में कोई इंटरनल जो कैश को स्टोर करने से रिलेटेड कोई जो हमारे प्रोसीजर्स बनाए गए, अगर उनमें कोई फ्लो आ रहा है तो वो पता लग जाए इंटरनल ऑडिट के टाइम पर। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि रिव्यू ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम फॉर कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला आता है हमारे पास यूनिट 2। चलिए यूनिट 2 देखते हैं। सबसे पहले यूनिट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यूनिट 2 क्या बात करता है, यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 4। यूनिट 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोलता है, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ द ऑडिटिंग। ये मैंने पहले भी बोला था जब हमने पढ़ा था कि ऑडिटिंग हमारे स्टार्ट ही कहां से होती है, वाउचिंग से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिस्कस करो, आगे बोल रहा है कि डिस्कस explain various points that should be taken into consideration while adopting techniques for vouching। चलिए सबसे पहले वाउचिंग का मतलब बताते बताते उन्हें हमें टेक्निक्स भी बतानी है, जो हमें क्या करनी है, याद रखनी है कब, वाउचिंग करते टाइम। ठीक है, चलते हैं। क्या बोल रहा है सबसे पहले, वाउचिंग। वाउचिंग इज इंडीड फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग सर्विसेज, इज वन ऑफ द की पिलर्स। बिल्कुल मेन बेस है एकदम ऑडिटिंग का। इन ऑडिटिंग वाउचिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड वेरीफाइंग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय ट्रेसिंग देम बैक टू देयर ओरिजिनल सोर्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या क्रूशियल होता है। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, बिल्कुल हमें एक एक ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना होता है, या फिर सैम्पलिंग बेस पे हो रही है तो सैम्पलिंग बेस पे देखेंगे हम कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड होना है, डिटेक्शन ऑफ एरर, क्या उसमें कोई हमें फ्रॉड का ट्रांजैक्शन मिली है, या फिर कोई हमें किसी ट्रांजैक्शन पे ज्यादा डाउट है तो हम उसके ज्यादा सोर्स डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, चेक करेंगे, उस ट्रांजैक्शन के अंदर ही हम डीपली घुस जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे, उसमें देखते हैं हमारा उन ट्रांजैक्शन से पता लगता है कि हमारी कंप्लाइंस फुलफिल हो रही है नहीं, रेगुलेशंस हो रहे हैं नहीं, स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं नहीं। ठीक है, ये वाली सारी चीजें हमें पता लग सकती हैं। फिर उसके बाद पता लगता है कि यस इंटरनल कंट्रोल्स, जो हम इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल करेंगे उससे पता लग जाएगा जो इफेक्टिवनेस है इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इफेक्टिवनेस फुलफिल हो रही है या नहीं। ठीक है, ये हमारी चीजें वाउचर से भी पता लग सकती है कुछ कुछ। ठीक है, फिर अगला देखेंगे इनहेंसमेंट ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। इससे क्या पता लगता है, हमारी ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पता लग सकती है कहीं ना कहीं, और ऑब्जेक्टिविटी कैसे, अगर फॉर एग्जांपल
जैसे कि हमें कोई वाउचर मिला और हमें कहीं ना कहीं उस वाउचर पे डाउट होता है, बट हम क्या करते हैं, उस वाउचर को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑडिटर की इंडिपेंडेंस हर्ट हो रही है ना, ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे उसकी क्या हो रही है, वहां पे फॉल्स प्रूव हो रही है कि वो ऑब्जेक्टिव, वो अपने मतलब प्रोफेशन के प्रति ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर दिया, अगर जहां पे उसको डाउट लगा था वो उसने अच्छे से चेक नहीं किया। तो यही बोल रहा है कि वाउचिंग अलाउज ऑडिटर टू इंडिपेंडेंटली वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इनहेंसिंग देयर ऑब्जेक्टिविटी एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा। आगे भी यही बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जो आप याद रखेंगे, टेक्निक्स ऑफ वाउचिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, ये वाली टेक्निक्स मैंने यहाँ पे लिख दी है कई सारी, ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले देखो, कोई सी भी हम वाउचिंग करने से पहले ना बहुत सारी चीजें याद रखेंगे। कि सबसे पहले अपने क्लाइंट का बिजनेस देखो, सारी सारी इंडस्ट बहुत सारी इंडस्ट्रीज अलग अलग होती हैं। देखो जैसे कि अगर आप देखोगे तो एयरलाइंस की इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है, एफएमसीजी की इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है, इलेक्ट्रिक गुड्स की जो हमारी इंडस्ट्री है बिल्कुल अलग है, पेट्रोलियम हो गया, सारी इंडस्ट्रीज बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आपको किसी एक चीज में एक्सपीरियंस है तो दूसरी चीज में आप सेम वही नहीं कर सकते, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पहले प्रायर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसी चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से और समझ पाओगे। अगला है रिस्क असेसमेंट। ठीक है, आपको उस फॉर्म का देखना है, उस फॉर्म के अंदर कितना रिस्क है, और रिस्क हमारे बहुत सारे, रिस्क को पकड़ने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये हम चैप्टर में भी देख रखा है हमने कि रिस्क के अंदर हमारे कितने हैं, बहुत सारे अलग अलग, मतलब रिस्क, हमारा रिस्क असेसमेंट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, किस बेसिस पे हमें रिस्क देखना है। ठीक है, तो रिस्क तो हमारा ऑडिट के अंदर एक बहुत ही मेन रोल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोलता है सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। बिल्कुल, ये बात देखना है कि अगर हम सिलेक्शन सैंपल्स के बेसिस पे कर रहे हैं, अगर सैंपल के बेसिस पे कर भी रहे हैं तो हमें जो अपने सैंपल्स हैं वो कैसे सेलेक्ट करने हैं, क्या वो रैंडम सैंपलिंग मेथड होना चाहिए या फिर और कोई मेथड होना चाहिए। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, और भी टूल्स भी यूज हो रहे हैं इसके लिए, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज हो रहे हैं। जैसे आइडिया है एक टूल, ठीक है, जो बिग फोर्स में यूज होता है, किस चीज के लिए, सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। मतलब आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन उसके अंदर डाल दो और उसमें से कुछ सैंपल जिस टाइप के आपको चाहिए वो सैंपल्स आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, अगला है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू क्या बोलता है, ऑडिटर शुड रिव्यू एंड एनालाइज द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज इनवॉइसेस। क्या करना है, सच एज इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट, परचेज ऑर्डर्स, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें भी आप चेक करके आपको पता लग सकता है एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी और कंप्लीटनेस भी। ठीक है, किस चीज की, वाउचर्स की। वाउचर्स भी तो कंप्लीट होने चाहिए हमारे पास। आगे अगला है कि हमें इवेल्युएशन करना है, किस चीज का, इंटरनल कंट्रोल्स का इवेल्युएशन करना है, जिस फर्म का आप ऑडिट करने जा रहे हो। वाउचर्स का, वाउचर्स पे भी तो तभी रिलाई करोगे आप जब इंटरनल कंट्रोल्स हमारे सही होंगे, है ना। ठीक है, फिर आपके बाद यही इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। बिल्कुल, फिर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ पे जरूर समरी, अगेन आपको बताया था समरी जरूर देनी है। मैक्स टू मैक्स आप 30 to 40 सेकेंड्स में लिए समरी लिख दोगे। ठीक है, तो क्या होता है कि एग्जामिनर पे बस एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ बच्चे ने पूरे आंसर को एक समराइज कर दिया है। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिफिकेशन। चलिए भाई, पहले पूछ लिया हमसे, वाउचिंग पूछ लिया था, अब वेरिफिकेशन पूछ लिया। चलो कोई बात नहीं। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। अरे, वाउचिंग और वेरिफिकेशन में तो डिफरेंस बनता है, लेकिन वैल्यूएशन में कहां से डिफरेंस आ गया। कोई बात नहीं, इन्होंने पूछा है तो हम जरूर बताएंगे। वैल्यूएशन तो ऐसे एक अलग ही कंसेप्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं आंसर्स की ओर। वेरिफिकेशन सबसे पहले बताएंगे इन्हें, वेरिफिकेशन होता क्या है। वेरिफिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस, verification refers to the process of confirming or substanting the accuracy, truthfulness or validity of something. In context of auditing and accounting, verification typically involves the examination and validation of financial information, records, documentation, transactions to ensure the reliability and compliance with relevant to the standards and regulations. देखो ये तो मैंने आपको करा दिया रीड, कुछ बच्चों को रीड करने से समझ आ गया होगा लेकिन कुछों को समझ नहीं आया होगा, तो मैं बताता हूं होता क्या है वेरिफिकेशन का मतलब। देखो, पहले हमने की थी वाउचिंग, अब हम करेंगे बाद में वेरिफिकेशन। ठीक है, कहीं कहीं पे दोनों चीजें भी साथ साथ चलती रहती हैं। तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें
हमें कहीं पे कुछ चीज मिली और हमें उस पर थोड़ा भी डाउट हो रहा है, या फिर जर्नली भी हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को वेरीफाई करते हैं और सैंपल बेसिस पे कि ये वाली चीज हमारी सही है या नहीं। तो किसी भी चीज को वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरीफाई करने का एक सिंपल क्या है, मतलब अपने जो हमें मिला है उसको ओरिजिनल सोर्स से जाके वेरीफाई करो। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से पूछो क्या ये सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें पूछना है कि एक फर्म है बहुत बड़ी, उसके अंदर 100 एम्प्लॉयज है, ठीक है। एक फर्म है बहुत बड़ी, उसके अंदर 100 एम्प्लॉयज है। अब हमें जानना है, और जो फॉर्म के अंदर है वो ऑटोमेटिक सिस्टम भी नहीं है अटेंडेंस का, तो रजिस्टर्स पे लिखा होता है। अब हम देखेंगे उसमें, हम फॉर्म से ही फॉर्म में कुछ एम्प्लॉय से जाके कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी टाइमिंग क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, आप यहाँ पे कितने बजे आते हो, आपकी शिफ्ट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंपनी में लोग बता देते हैं। जनरली आप पूछो तो क्या पता मैनेजर को टाइमिंग पता है या नहीं पता। एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, एचआर डिपार्टमेंट के लोगों से हम बात कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स को। जो हम अपने डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं वो हर चीज क्या होनी चाहिए, हमारी वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। वेरिफिकेशन सिंपल सी बात है। चलिए आगे है इन ऑडिटिंग वेरिफिकेशन। ओके, एग्जामिनिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं किसको, एविडेंस को, बिल्कुल। Auditor verifies transactions, financial transaction and balances by examining supporting documents such as invoices, receipts, banks statements, contracts and other relevant records. एंड अदर रेलिवेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये भी ठीक है। असेसिंग करेंगे किसका, कंप्लायंस का। ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज हो रही है और डिस्क्लोजर कंप्लाई विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर नहीं, ये सारी चीजें भी उसे देखनी है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल हो रही है यानी इंटरनल पॉलिसीज हमारी सारी की सारी फुलफिल हो पा रही है या नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कंफर्म करेंगे एग्जिस्टेंस को, किसको, कंफर्म करेंगे एग्जिस्टेंस को, बिल्कुल। जो हमारी बुक्स में जो ये चीजें लिखी हुई हैं, फॉर एग्जांपल असेट्स में कोई 4 मशीन छिड़ी हुई हैं, क्या वो 4 मशीन्स कंपनी के पास है भी या नहीं। कंपनी ने लिख रखे हमारे पास 4 मैकबुक है, क्या कंपनी के पास 4 मैकबुक है भी या नहीं, क्या उन्होंने खाली लिखी हुई है, असेट्स दिखाई हुई हैं। तो ये वाली चीजें हमें चेक करना है कि एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, ठीक है। वेरिफिकेशन इन्वॉल्व्स कंफर्मिंग द existence of assets, liabilities, revenue and expenses reported in the financial statements। तो ये वाली चीजें हमें चेक करनी है, ठीक है। अगला है हमारे पास टेस्टिंग कंप्लीटनेस। ये भी चेक करना है कि जो भी चीजें हमने बुक्स में लिखी गई है क्या वो कंप्लीट है या नहीं, हमें कंप्लीटनेस को भी वेरीफाई करना है। ऑडिटर वेरीफाई द कंप्लीट सॉरी Auditor verify the completeness of financial information by ensuring that all relevant transactions and events are accurately recorded। मतलब सारी की सारी क्या होनी चाहिए, accurately recorded होनी चाहिए और disclose होनी चाहिए कहां पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या बोलता है, इवेल्युएट करना है आपको एक्यूरेसी। बिल्कुल सही बात है, हमें एक्यूरेसी भी तो इवेल्युएट करनी पड़ेगी, क्या वो सही भी है या नहीं। ऑडिटर वेरीफाई द एक्यूरेसी of financial statement by assessing the mathematical accuracy by calculations, reconcile balances and supporting schedules, ठीक है। एंड सब्सिडरी रिकॉर्ड्स, ये वाली सारी चीजें भी हमें देखनी होती है। फिर यहाँ पे क्या देखेंगे, अगेन समरी आपको पढ़नी है। आई होप आप ये इसको पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ता जा रहा हूं तो आप भी साइड करते जा रहे हो, नहीं, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें 3 चीजों में डिफरेंस बताने थे, किसमें, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। वाउचिंग मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से, देखो मैंने अब यहाँ पे अच्छे से स्पेसिफाई कर रखे हैं, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, मीनिंग, पर्पस, स्कोप, अब ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन, ये मैं आपको एक बार रीड करा देता हूँ। वैल्यूएशन होता क्या है, ये सभी को पता होगा यार, वैल्यूएशन होता क्या है, सिंपल सी चीज है, किसी चीज को वैल्यू करना। जब आप कोई रियल स्टेट प्रॉपर्टी या फिर बेच रहे हो तो उसको भी वैल्यूएशन होती है, ठीक है। आपने देखा होगा किसी भी चीज की वैल्यू, आप लैपटॉप परचेज करने जा रहे हो, आप देखते हो उसकी वैल्यू क्या है, मतलब हर चीज की क्या होती है, वैल्यूएशन होती है, ठीक है। आपने देखा होगा हर चीज में वैल्यूएशन, यार कहीं भी लगा लो आप, ठीक है। देखो एक बार देखते हैं इसका मीनिंग आपको समझ आता है या नहीं। वैल्यूएशन इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द मॉनेटरी वर्थ और इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ
assets, liabilities, revenue, expenses, the other financial items reported in the financial statements. ठीक है, पर्पस क्या है? The purpose of valuation is to assign appropriate value. Definitely हमें appropriate value पता होनी चाहिए हर चीज की. Appropriate value to assets and liabilities based on the fair market value, historical cost, net realizable value और other valuation principles. ये बोल रहे हैं कि हर चीज की एक एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स. अब वो किस मेथड के हिसाब से आप देख रहे हो ये आपको पता होनी चाहिए. आपको भी पता है कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं. एफएमवी हो गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया, मतलब जो आपने परचेज करा था उस कॉस्ट पे. नेट रिलाइजेबल वैल्यू मतलब उसकी आज नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या है. ठीक है, और अदर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स और भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है, आगे चलते हैं. मेथड्स. मेथड्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जिनके हिसाब से हम वैल्यू करते हैं. ठीक है, चलते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अब आती है हमारे पास नेक्स्ट यूनिट ही आ जाती है. ठीक है, नेक्स्ट यूनिट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूनिट में किस बारे में बात होती है. चलिए नेक्स्ट यूनिट पे आता है हमारे पास यूनिट नंबर 3. यूनिट नंबर 3 में हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है सबसे पहला. चलिए आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, इतने में पानी पी लेता हूँ 1 मिनट. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोलता है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है डिस्कस द पोजीशन ऑफ ऑडिटर. डिस्कस करनी है क्या? पोजीशन ऑफ ऑडिटर विद रेफरेंस टू द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट के हिसाब से. ठीक है, रिगार्डिंग हिज ड्यूटीज, राइट एंड ड्यूटीज. ठीक है, चलिए देखते हैं. द पोजीशन ऑफ एन ऑडिटर इज क्रूशियल इन ensuring the integrity, accuracy and reliability of financial reporting within a company. Definitely. द कंपनीज एक्ट, जो हमारा कंपनीज एक्ट है, क्या करता है? गवर्न करता है फॉर्मेशन, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ कंप्लायंस, आउटलाइंस एंड राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर टू अपहोल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, क्या बोलता है? हियर डिस्कशन ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑडिटर विद रेफरेंस टू द कंपनीज एक्ट. हमें क्या करने हैं? ऑडिटर की राइट एंड ड्यूटीज बतानी है विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से. ठीक है, तो इसको एक एक करके सारे पॉइंट्स में मैंने अलग अलग राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन कर दिए हैं. ठीक है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग करने में इजी होगी. चलिए देखते हैं. सबसे पहले अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल. क्या है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल? देखो, अपॉइंटमेंट और रिमूवल के हिसाब से क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज बनती हैं एक ऑडिटर की. देखो राइट्स, क्या राइट है ऑडिटर का? राइट, ऑडिटर हैव अ राइट टू बी अपॉइंटेड बाय अ शेयर होल्डर, appointed by a shareholder of the company in its annual general meeting in accordance with the provision of Companies Act. ठीक है, जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस में लिखे गए हैं. ड्यूटी क्या बनती है उसकी? वंस अपॉइंटेड ऑडिटर हैव अ ड्यूटी टू कैरी आउट इट देयर रिस्पांसिबिलिटीज विद इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिव एंड इंटीग्रिटी. ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी के साथ क्या करना है उसे? अपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है. ठीक है, अगला है कि असेस टू इंफॉर्मेशन. असेस टू इंफॉर्मेशन, उसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेने का हक है. कहां से? कंपनी के अंदर से, जहां पर वो ऑडिट कर रहा है. ठीक है, राइट. देखो क्या बोलता है, राइट क्या है? ऑडिटर हैव राइट टू असेस ऑल बुक्स, सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज. अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए उसको जिस भी चीज का एक्सेस चाहिए उसे अलाउ होगा. ठीक है, और ड्यूटी क्या बनती है उसकी यहाँ पर? ऑडिटर आर ड्यूटी बाउंड. क्या है? ड्यूटी बाउंड है किस चीज के लिए? टू एग्जामिन एंड वेरीफाई द फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट, क्या कर रही है? प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज अफेयर. ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं. क्या बोलता है? रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन. आप सभी को पता है ऑडिटर सारा काम करने के बाद क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा. तो रिपोर्ट के लिए क्या क्या राइट और ड्यूटी बनती है उसकी? देखो राइट क्या है? राइट टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग्स टू द शेयर होल्डर्स
और ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो भी उसे कुछ मिलता है उसके लिए क्या है कि वो शेयर होल्डर को बताएगा, ठीक है, थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ कंपनीज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ड्यूटी क्या है, ऑडिटर हैव अ ड्यूटी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन देयर ऑडिटर्स फाइंडिंग। जो भी उसे मिला है उसके हिसाब से वो क्या करेगा, ओपिनियन देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छे, ये तो आपको हर किसी में मिलेगा, ऑडिटर का मेन काम ही है। मेन काम क्या है, ये मतलब ऑडिटर को ये रहना चाहिए, रहना चाहिए का मतलब नहीं है, सॉरी, मेरा मतलब है ऑडिटर को मतलब हमेशा ही ये इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी फुलफिल करनी चाहिए। चलिए देखते हैं, छोड़ते हैं इसको, नेक्स्ट आते हैं अपना टॉपिक पे। राइट क्या है, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड, ऑडिटर्स हैव अ राइट टू एक्सरसाइज देयर प्रोफेशनल जजमेंट, बिल्कुल, प्रोफेशनल जजमेंट इंडिपेंडेंसली विदाउट एनी अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंसेस और इंटरफेरेंस फ्रॉम द मैनेजमेंट। उसको किसी किसी के दबाव में भी नहीं आना है और ना किसी से क्या होना है, इन्फ्लुएंस होना है। उसको जो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट है एकदम फ्रीली देनी है, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं देनी, ये उसका राइट है, ठीक है। ड्यूटी क्या है, ड्यूटी देखते हैं, ऑडिटर आर ड्यूटी बाउंड टू मेंटेन इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसेस, बिल्कुल, ऑडिटर को क्या होना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म फुलफिल करना पड़ेगा थ्रू आउट द ऑडिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, यही बोलता है कि लाइबिलिटी एंड लीगल पोजीशन, लाइबिलिटी का और लीगल प्रोटेक्शन के हिसाब से क्या है, राइट एंड ड्यूटीज, ये भी आप रीड कर लेना, एकदम इजी है, ठीक है। मैंने एकदम 5-6 पॉइंट एकदम इजी इजी से लिखे हुए हैं। कम्युनिकेशन विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज, अगर उसको कोई फ्रॉड वगैरह से कोई मिलता है कुछ भी, तो ये सारी चीजें उसको क्या करना पड़ेगा, राइट्स भी है उसकी, ड्यूटीज भी हैं, उनको मतलब उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अगर जिसके भी हिसाब से। ये हमारा एक वो भी है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में, अगर कोई डेफिशिएंसी मिलती है उसको तो एसए 265 में भी है, ठीक है, और एसए 260 में भी है, कम्युनिकेट करना है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को अगर कोई डेफिशिएंसी मिलती है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चलते हैं, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोलता है, व्हाट इज अ प्रोविजन, देख रहे हो आप, क्या देखा है आपने इससे भी आसान कभी क्वेश्चन, ये है बीकॉम के फाइनल सेमेस्टर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी 16 मार्क्स में। आपकी भी अगर आपको ये वाला क्वेश्चन दिख जाए ना तो सोच लेना आपकी किस्मत भी अच्छी है, क्या है, आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी है अगर आपसे प्रोविजन और रिजर्व्स के बारे में बीकॉम के फाइनल ईयर में पूछा जा रहा है तो। चलिए कोई बात नहीं, सारी बातों को साइड करते हुए हमारा काम है पढ़ना, एक बार फिर भी रीड कर लेते हैं, हो सकता है कोई भूल गया हो। चलिए आंसर नंबर 7, प्रोविजन, यार क्या ही पढ़ा हूं मैं आपको इसको, मतलब आपने 11th 12th डेफिनेटली मैंने मतलब अनलिमिटेड टाइम्स आप ये पढ़ चुके होंगे, आपको रिवाइज सबसे बेसिक 11th क्लास में स्टार्टिंग यहीं से होती है ना। तो आप एक काम करना, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से फ्रेम करके दिया है विद एग्जांपल्स, रीड करा दूं क्या, नहीं यार आप कर लेना, थोड़ा बहुत फर्ज तो आपका भी बनता है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो एग्जांपल्स के साथ साथ, प्रोविजन रिजर्व, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स, रिजर्व्स, एग्जांपल फॉर रिजर्व्स इंक्लूडिंग जर्नल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, ठीक है। आई होप अब ये पढ़ लोगे, एकदम बहुत ही इजी है, मैक्स टू मैक्स 3 to 4 मिनट्स लगेंगे पूरे क्वेश्चन को रीड करने में, इससे आसान क्वेश्चन पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर में नहीं था, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक एक चीज अच्छे से आपको क्लैरिफाई कराऊंगा, ठीक है, अच्छे से एकदम करके बताऊंगा ये क्या था, एकदम सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे पेपर का पूरे का। चलिए देखते हैं क्या है, ये हमारे पास यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात करता है, ड्रॉ अप क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट बताओ, ड्रॉ करके दिखाओ, सॉरी, क्वालिफाइड रिपोर्ट एक ड्रॉ करके दिखाओ, और व्हाट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये बताओ कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता क्या है। चलिए देखते हैं, मैंने आपके लिए एक अच्छी से क्वालिफाइड रिपोर्ट का क्या कर लिया, एक मतलब जो होता है ना स्ट्रक्चर, वो ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले बताऊंगा आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट होती क्या है, देखो, a qualified audit report is issued when an auditor expresses an opinion that financial statements are fairly presented except
फॉर सर्टेन आइडेंटिफाइड इश्यूज, मतलब कुछ एक दो आइटम्स को छोड़ के, कुछ एक दो आइटम्स में थोड़ी बहुत गलतियां मिली है, उनको छोड़ के सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे क्या है, एकदम ट्रू एंड फेयर है। दैट डू नॉट मटीरियल, ये बोल रहा है कि जो कुछ आइटम्स मिले हैं दैट डू नॉट मटीरियली अफेक्ट द ओवरऑल फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। द क्वालिफिकेशन मे बी ड्यू टू लिमिटेशंस ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट, डिसएग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट और द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट आर नॉट परवेसिव, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल है, सबसे पहले देखो क्या है, लेटर हेड किस चीज का नाम होगा, फर्म का नाम होगा, डेट होगी, हम जिसको दे रहे हैं किसको देते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हैं रिपोर्ट को, ठीक है। चलिए फिर ओपिनियन किस बेसिस पर है, देखो ओपिनियन देखते हैं हम। ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओपिनियन जो दी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है, क्या ओपिनियन दी है, वी हैव ऑडिटेड, ऑडिटर बोल रहा है हमने ऑडिट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कंपनी का नाम लिखेंगे यहां पर, विच कंप्राइजेज द बैलेंस शीट, ठीक है, एज ऑफ डेट, मतलब यहाँ पे डेट लिखेंगे उसके बारे में, क्या है डेट, क्या है, किस डेट को, कौन सी डेट को जो बैलेंस शीट उसको कंप्राइज करते हैं। जैसे हमने 21-22 का ऑडिट करा है तो क्या लिखेंगे वहां पर, एज ऑन 31 मार्च 2022। बट अब जैसे अब फॉर एग्जांपल अभी जो करंट ऑडिट्स चल रहे होंगे उसमें कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हुए होंगे 2023-24, तो क्या लिखा रहा होगा यहाँ पे, विच कंप्राइजेज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, ठीक है, तो ऐसे डेट लिखी होगी। चलिए आगे देखते हैं, द रिलेटेड स्टेटमेंट्स ऑफ इनकम, मतलब क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड होगा, बैलेंस शीट इंक्लूड होगी, इनकम स्टेटमेंट होगी, चेंज इन इक्विटी होगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि इस ओपिनियन को देने का हमारे पीछे बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन के पीछे क्या रीजन है, देखो, वी कंडक्टेड अवर ऑडिट in accordance with the international standards on auditing. Our audit procedures, including examining test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statement. However, we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence for the following matters. कुछ matters के लिए हमने क्या नहीं कर पाए, कुछ matters के लिए हम sufficient appropriate audit evidence obtain नहीं कर पाए, ठीक है। फिर है qualified opinion. In our opinion, except फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है, जो जो मैटर्स है ना वो यहाँ पे आपको क्लासिफाई करने होंगे कौन कौन से मैटर्स थे, तो ये उन्हीं मैटर्स के बारे में बात कर रहा है। इन अवर ओपिनियन एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम एज डेट, किस डेट पे, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2024, इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लोज ऑफ द ईयर देन एंडेड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे किसके, जो ऑडिटर का पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म था, जो उनके असाइनमेंट का पार्टनर था, फिर क्या बोलेंगे, नेम ऑफ द ऑडिट फर्म हो जाएगा और उस फर्म का कहां पे सिटी स्टेट जो भी था, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद उसने हमसे पूछ रखा था डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है, आई होप आपको याद है क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है। अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज अ स्टेटमेंट इशूड बाय द ऑडिटर व्हेन they are unable to express an opinion on the fairness of the financial statement। देखो मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताता हूं कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देता है ऑडिटर, ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तब देता है जब वो अनेबल होता है क्या, किसी कंपनी से डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में, कंपनी उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ही नहीं कर रही है, तो ऑडिटर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलता है मैं तुम्हारा ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, तो ऑडिट वहां पे क्या दे देता है, ऑडिटर वहां पे दे देता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस ऑन द स्कोप ऑफ देयर ऑडिट और अदर सर्कमस्टांसेस, इट इंडिकेट्स दैट द ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस, ऑडिटर क्या करता है, कोई भी एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है।
उसकी एक्यूरेसी पे, कंप्लीटनेस पे, किसी भी चीज पे, मतलब वो कोई एश्योरेंस ही नहीं दे रहा है, सिंप्लिसिटी, अगर मैं सिंपल में बोलूं। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला है स्कोप लिमिटेशंस, मतलब उसे कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस, उसे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने के लिए उसे कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ एक दो ही एविडेंस मिले हैं लेकिन उसे सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। उसका इंडिपेंडेंस इश्यू है, मतलब वहां पे कोई ना कोई उसके रिलेटिव का, या फिर वो अपने इंडिपेंडेंस को नहीं बचा पा रहा है। ठीक है, स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, यहाँ पे स्कोप ऑफ एंगेजमेंट का भी कुछ ना कुछ हो सकता है, मतलब उसके एंगेजमेंट में वो हो सकता है कि जो उसका काम है वो उस एंगेजमेंट से, स्कोप ऑफ एंगेजमेंट से ही बाहर हो, वो उसके स्कोप में ही ना आता हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको आई होप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी समझ आ गया होगा, और आप बाकी का अंदर का मटेरियल जो भी है ये सारा रीड कर सकते हैं जाकर के। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन? अरे वाह, पहले 2 मार्क्स में पूछ लिया, अब 16 मार्क्स में। चलिए कोई बात नहीं। व्हेन इट इज कंडक्टेड, ठीक है, कब कंडक्ट होती है। वट आर दी स्टैट्यूटरी पावर्स ऑफ सच गवर्नमेंट अपॉइंटेड इन्वेस्टिगेटर? चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 3-4 पार्ट पूछ लिए, तो कोई बात नहीं, शीट्स भरने में दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया क्या होता है। रेफर्स टू द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी और रेगुलेटरी बॉडी अंडर द अथॉरिटी। ठीक है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्पेसिफिक स्टैट्यू और लॉज। ठीक है, दीज इन्वेस्टिगेशंस आर टिपिकली इनिशिएटेड टू इन्वेस्टिगेट सस्पेक्टेड वायलेशन ऑफ लॉज, रेगुलेशंस, या फिर मिसकंडक्ट ऑफ फ्रॉड और अदर इरेगुलरिटीज के टाइम पर की जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है। स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन आर कंडक्टेड अंडर अ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस डेडिकेटेड टू द रेलेवेंट लॉज, ठीक है, और रेगुलेशंस। टाइमिंग और ट्रिगर्स फॉर कंडक्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सस्पेक्टेड वायलेशन। चलो, कब कब हो सकता है इन्वेस्टिगेशन, कब कब उठाई जा सकती है। कोई कंप्लेंट या एलिगेशंस लगाए हों, कोई रेगुलेटरी ओवरसाइट कर रही हो कंपनी या फिर कोई पर्सन। ठीक है, मार्केट एनोमलीज, कोई अफवाह फैल रही हो या फिर रेड फ्लैग हो, या फिर इन्फोर्समेंट एक्शंस लिए जा रहे हो बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही है, फिर है गवर्नमेंट अपॉइंटेड इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन। क्या है स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन? typically possess a range of powers granted to them by the relevant laws or regulations। मतलब जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको क्या दी जाती हैं, कुछ स्टैट्यूटरी पावर्स दी जाती हैं, रेंज ऑफ पावर्स ग्रांट की जाती है उन्हें, किसके हिसाब से, रेलिवेंट लॉज और रेगुलेशंस के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारे यहाँ पर सबपोनिया पावर। तो सबपोनिया पावर क्या होती है, देखो, इन्वेस्टिगेटर में हैव अथॉरिटी टू इश्यू सबपोनियाज summoning individuals to provide testimonies, produce documents, or provide other evidence relevant to the investigation। इसका मतलब होता है कि ऑफिसर्स का जिसको भी मन कर रहा है ना, वो उसको बुला सकते हैं, उसको समन भेज सकते हैं कि हाँ आप आइए इंडिविजुअली, हमको आपकी क्या करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। और वो उससे कोई भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं जो उनको चाहिए, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए। ठीक है, अगर वो बंदा सामने वाला जो पर्सन है वो ऐसा नहीं करता है, फेलियर टू कंप्लाई दी सबपोनिया में रिजल्ट इन लीगल पेनल्टीज और इन्फोर्समेंट एक्शंस। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास एक्सेस टू रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है किसी से भी। ठीक है, सर्च कर सकता है कहीं पर भी, सीज लगा सकता है, सीज कर सकता है किसी भी चीज को। ठीक है, इन केस वेयर देयर इज अ सस्पेंशन ऑफ रॉन्ग डूइंग और एविडेंस tampering, investigation may authority to conduct search of premises, vehicles, electronic device to seize evidence relevant to the investigation। ठीक है, सर्च वारंट भी इशू कर सकता है, मे बी ऑब्टेन टू ऑथोराइज दीज एक्शंस। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास इंटरव्यूज और इंटेरोगेशंस कर सकता है किसी भी बंदे का जिसके ऊपर उसे शक है रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है कंपल्सरी एग्जामिनेशन कर सकता है डेफिनेटली। देन लास्ट है हमारे पास मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, और भी मॉनिटरिंग भी कर सकता है किसी के ऊपर, सर्विलेंस भी रख सकता है जिसके ऊपर उसे शक हो या फिर रखना चाहता हो कि हाँ इसे मुझे कोई ना कोई प्रूफ मिल सकता है, तो ये सारे काम वो कर सकता है।
और लास्ट में कंक्लूजन पढ़ना है आपको। ठीक है, आई होप आपको ये सारे के सारे आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एक बार। बस मैंने एक ही क्वेश्चन था जो प्रोविजंस वाला था वो आपको रीड करने के लिए दिया है, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से रीड करा दिए हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन पेपर में भी देख लेते हैं। और तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर होते हैं। आई होप आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, अंडरस्टैंडिंग और जो समझाया था मैंने अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपको और भी कोई वीडियो या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए बीकॉम से रिलेटेड स्पेसिफिकली कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप लिख के भेज सकते हैं, आपको उसकी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, और भी आपको कुछ लगता है कि और हम कुछ ठीक कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कोई इंप्रूवमेंट की कहीं पे जरूरत है, तो आप डेफिनेटली वीडियो में कमेंट में लिख के बता सकते हैं। डेफिनेटली हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू।